5 राज्यों में जो चुनाव हुए हैं उसको लेकर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। एवन टीवी के चैनल हेड अनिल लोढ़ा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव। अनिल जी, 5 राज्यों में जो चुनाव हुए हैं, आज मतगणना जारी है। शुरुआती रुझान से आगे हम बढ़ चुके हैं, हालांकि अभी मतगणना जारी है। आपका समीकरण और विश्लेषण क्या कुछ कहता है? सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि राजसमंद सीट पर राजस्थान में दीप्ति महेश्वरी बिल्कुल जीत के करीब पहुंच गई हैं। संभवतः थोड़ी सी देर में उनकी जीत की घोषणा होने वाली है आधिकारिक रूप से। तो एक सीट बीजेपी को जा रही राजस्थान की, जो बीजेपी के पास थी, उनकी मां किरण महेश्वरी के पास थी, जिनके निधन पर चुनाव हुआ, उपचुनाव। और बाकी दोनों सीटों पर कांग्रेस इतना आगे पहुंच गई कि उसकी जीत निश्चित है। यानी कि जो पहले था आंकड़ा 2 और 1 वो बरकरार रहा, और तीनों जगह वही व्यक्ति जीत रहे हैं जो उस परिवार से हैं, जो जिस परिवार का व्यक्ति दिवंगत हुआ था। अब दूसरी बात बंगाल के चुनाव की लेते हैं। हमने पहले भी चर्चा की थी कि बंगाली अस्मिता पर, बंगाली संस्कृति पर हमला माना वहां के लोगों ने, ऐसा लगता है मुझे जी। और दिल्ली से जाकर जो लोग चुनाव अभियान कर रहे थे, प्रचार कर रहे थे, उन्होंने हालांकि बहुत सारे लोगों को तोड़ा तृणमूल कांग्रेस के, लेकिन उसके बावजूद भी बंगाली लोगों को अपनेपन का एहसास नहीं दिला पाए और बंगाली संस्कृति पर, बंगाली अस्मिता पर, धरती पुत्री पर हमला बंगाल के लोगों ने बर्दाश्त नहीं किया और पूरी ताकत के साथ उन्होंने ममता बनर्जी का साथ दिया, ऐसा लगता है। और तृणमूल कांग्रेस के एक बड़े वर्ग के साथ छोड़ जाने के बावजूद, कई बड़े नेताओं को जिनको पाल पोस के राजनीति में ममता बनर्जी ने स्थापित किया था, वो सब छोड़ गए थे, उसके बावजूद भी वो ममता बनर्जी को नुकसान नहीं पहुंचा पाए और नई पौध ममता बनर्जी के नाम पर जीत कर आ गई। 200 के ऊपर सीटें मिलने के आसार नजर आ रहे हैं, 292 में से, और बीजेपी 100 क्रॉस कर पाएगी ऐसा मुश्किल लग रहा है। जबकि एग्जिट पोल सारे बीजेपी को या तो कुछ जीता हुआ बता रहे थे या नेक टू नेक फाइट बता रहे थे। जी अनिल जी, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं बीजेपी को भी मंथन करने की जरूरत है, क्योंकि इतनी ताकत लगाने के बाद, इतने पैतरे आजमाने के बाद भी कुछ भी नहीं कर पाई है वहां पर बीजेपी, जबकि चुनावों में तो जीत का दावा भी कर दिया था प्रसार में। देखिए, 3 सीट वाली पार्टी 85 पे पहुंच गई, यही बड़ी बात है। जी जी जी, बहुत बड़ी बात है। और जो सीपीएम और कांग्रेस जो ममता के विरोध में खड़े होते थे, उनको निस्तनाबूद करके बीजेपी ने उनका स्थान कैप्चर कर लिया है। यानी कि पहले सीपीएम वर्सेज ममता थी, अब बीजेपी वर्सेज ममता हो गई। और मुझे लगता है, मैंने पहले भी कहा कि लेफ्ट ने और कांग्रेस ने सरेंडर किया है, वोट पोलराइज किए हैं और आगे चलकर उन्होंने ममता बनर्जी का साथ दिया ताकि बीजेपी को आने से रोकें। जी जी अनिल जी, इसके अलावा अगर बाकी राज्यों की अगर हम बात करें, जैसे केरल है, पुडुचेरी है, तो इन पर आपका क्या कुछ विश्लेषण कहता है? सबसे पहले असम पर आते हैं। जी, असम में वही पार्टी जीत रही है जो अभी भी सत्ता में थी, यानी कि बीजेपी। जी हाँ, इसका बड़ा रीजन यह है कि एंटी इनकम्बेंसी ने भी काम नहीं किया, साथ ही एनआरसी का सबसे बड़ा मुद्दा असम में है। जी, इसलिए हिंदू मुस्लिम का जो बड़ा मुद्दा आसाम में, वैसा देश में कहीं नहीं है। खासतौर पर बांग्लादेश के शरणार्थी जो आकर वहां बस गए हैं और मुस्लिम आबादी बहुत बहुमत में आती जा रही है, असम के लोग सबसे ज्यादा इफेक्टेड हैं। इसलिए वहां पर बीजेपी सबसे ज्यादा क्लिक करती है वहां के लोगों को, और हिंदू वोट पोलराइज वहां इसलिए होता है क्योंकि कांग्रेस शरणार्थियों के पक्ष में खड़ी है, मुस्लिमों के पक्ष में खड़ी है। और इसलिए कांग्रेस ने भी वहां एक मुस्लिम पार्टी से समझौता भी कर रखा था, इसलिए हिंदू वोट पोलराइज हुआ और बीजेपी एक बार फिर सत्ता में आने में सफल हो पाई। तमिलनाडु में निश्चित तौर पर सत्ता पलट रही है। द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम, डीएमके जिसको कहते हैं, वो सत्ता में आ रही है। करुणानिधि के जाने के बाद
उनके बेटे ने, स्टालिन ने पार्टी को संभाला और स्टालिन के पार्टी के संभालने के बाद में अब पहली बार स्टालिन विजय का स्वाद चखेंगे, सत्ता का स्वाद चखेंगे विधानसभा चुनाव जीतकर। इससे पहले पिछले लोकसभा चुनाव में 2019 में जब डीएमके ने 39 में से 38 सीटें जीती थी लोकसभा की, तभी इस बात के संकेत मिल गए थे कि प्रचंड बहुमत जनता का लोकसभा चुनाव में डीएमके के साथ हो गया था। हालांकि वैसा नतीजा इस बार नहीं है 130 और 100 रुझानों में, तो एआईडीएमके बिल्कुल नेस्तनाबूद हो गई ऐसा नहीं लगता। संघर्ष कर रही है लेकिन डीएमके सत्ता बना लेगी, सत्ता पालेगी ऐसा लगता है। जी जी जी। और अगर बात की जाए केरला की, तो वहां पर आपका समीकरण क्या कुछ कहता है? काफी सारी सीटों पर वहां पर चुनाव हुए हैं। केरल का सवाल है जी। केरल का जहां तक सवाल है, आप मान के चलिए कि जो बेटर प्रबंधन था कोरोना में वो, और लेफ्ट का वेल ऑर्गेनाइज्ड वहां ढांचा है, पार्टी का ढांचा है, कांग्रेस वहां एकजुट नहीं थी और राहुल गांधी वहां से सांसद हैं, उसके बावजूद भी कांग्रेस उस तरह पेनिट्रेट नहीं कर पाई, लेफ्ट की सरकार को उखाड़ नहीं पाई। और ये बात भी है कि आप जब बंगाल में लेफ्ट के साथ खड़े हो जाते हो तो कैसे लेफ्ट के साथ केरल में लड़ सकते हो? तो ये दोहरापन भी कांग्रेस का वहां लोगों को देखने को मिला। और जो मुख्यमंत्री हैं टी विजयन, उनका बहुत अच्छा कोरोना प्रबंधन था, उसको अप्रिशिएट किया केरल के लोगों ने। जी। अब बात अगर पुडुचेरी की करें, केंद्र शासित प्रदेश रहा है, इसमें क्या कुछ समीकरण, आपके विश्लेषण क्या कुछ कहता है, दर्शकों को बताएं। अभी मात्र 14 सीटों के रुझान आए, इसके आगे पता नहीं क्यों रुझान नहीं आ रहे हैं। या तो दो हिस्सों में पहले 14-15 सीटों पर मतगणना हो रही है, फिर 15 सीटों पर मतगणना होगी ऐसा लगता है। 30 में से 14 में से 9 या 10 सीटें बीजेपी के साथ जा रही है, एनडीए के साथ जा रही है, और 4 सीटें यूपीए के साथ जा रही है और एक अन्य है। तो इससे लग रहा है कि वहां भी शायद बीजेपी सत्ता बना ले। हालांकि अब तक कांग्रेस की सरकार थी वहां पर जी। लेकिन अभी 15 सीटों का काउंटिंग होनी बाकी है, इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता। जी अनिल जी, इन सभी के बीच एक बड़ा जो चैलेंज सभी के सामने है वो ये है कि कोविड प्रोटोकॉल्स की पालना को सुनिश्चित किया जाए, क्योंकि कहीं कहीं से ऐसी खबरें भी सामने आ रही है कि प्रोटोकॉल की अवहेलना हो रही है, इकट्ठे होकर लोग पहुंच रहे हैं दफ्तरों में, कार्यकर्ता जो है वो पहुंच रहे हैं। ये अपने आप में एक सवालिया निशान भी लगाता है कि आप इन सब चीजों को ताक पर रखकर अपने जश्न और जीत की तरफ बढ़ते हुए अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। जब चुनाव अभियान चल रहा था बंगाल में, 50-50 हजार लोगों की रैलियां हो रही थी, तब किसने कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखा? जी जी। देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर वहां की, सब ऐसी रैलियां कर रहे थे। अब ऑल ऑफ सडन आप कहोगे कि जब रिजल्ट आए तब इकट्ठे मत हो, जी, तो तब तो लोग अपना अपना दिखाएंगे जोश, उत्साह जीत के प्रति, तो उसको आप रोक नहीं पाओगे, ये सहज है। और ऐसे कह देना अलग बात है, बात करना अलग बात है, लेकिन इस तरह होता नहीं है। जोश और उत्साह में लोग निकलेंगे सड़कों पर और उनको आप कंट्रोल भी नहीं कर पाओगे। जी अनिल जी, यहाँ पर इसी बीच एक बड़ी खबर ये भी आ रही है कि इलेक्शन कमीशन ने सचिवों से कार्रवाई करने को कहा है। जिस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर आ रहे हैं जश्न मनाते हुए। इलेक्शन कमीशन का बयान यहाँ पर अभी अभी सामने आया है कि इन पर कार्रवाई सख्त की जाए। अब वो कार्रवाई कर लें, जिसको करना है जेल में डाल देंगे, क्या कार्रवाई करेंगे, जुर्माना लगा देंगे, जी, लोग मानेंगे नहीं, सड़कों पर आएंगे और वो अपना उत्साह, अपना जोश, अपनी जीत की खुशी व्यक्त करेंगे। इसको रोकना बहुत मुश्किल है। राजस्थान में रुक सकती है क्योंकि अशोक गहलोत ने आह्वान किया है। मैं समझता हूं यहाँ अनुशासित लोग हैं काफी, उस तरह भावुक नहीं जिस तरह बंगाल में लोग भावुक हैं। लेकिन यहाँ पर राजस्थान में निश्चित तौर पर मानना चाहिए कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन होगा और जीत का जश्न नहीं मनाया जाएगा। जी, ये एक गुड गवर्नेंस भी देखने को मिली अल जी यहाँ पर राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली सरकार में, क्योंकि उन्होंने उपचुनाव में भी बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया है। उनकी प्रायोरिटी रही है जान बचाना, जो कि बाकी जगहों से देखने को नहीं मिला है। निश्चित तौर पर यहाँ केवल 3 सीटों का चुनाव था जी, और 3 सीटों के चुनाव में जितनी उनको झोंकनी थी ताकत, झोंक चुके थे वो। जी,
लेकिन अब जो है चुनाव होना था, मतदान हो गया 17 तारीख को। जान बचाना पहली प्राथमिकता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री एक संवेदनशील व्यक्ति हैं और मानवीय दृष्टिकोण से सोचने वाले गांधीवादी व्यक्ति हैं, इसलिए उन्होंने पूरी सामाजिकता दिखाई है, कंसर्न दिखाया समाज के प्रति, लोगों की जिंदगी के प्रति। और उन्होंने आह्वान भी इसीलिए किया है कि जश्न न मनाएं, जीत हार हो गई, लेकिन कम से कम सड़क पर आकर प्रोटोकॉल न तोड़ें और लोगों की, दूसरों की जिंदगी खतरे में न डालें। अनिल जी, आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। इसी बीच एक बड़ी खबर भी हमारे पास आ रही है। राजस्थान विधानसभा उपचुनाव 2021 को लेकर कांग्रेस की गायत्री देवी विजयी। सहाड़ा विधानसभा उपचुनाव के नतीजों की हम बात कर रहे हैं, जहां पर गायत्री देवी विजयी हो गई हैं। की जीत है। मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है कि साहब के सपनों को साकार करेंगे। मेरा जीवन एक ही लक्ष्य है कि क्षेत्र के लिए ये मेरा जो भी है ये समर्पित है। राजस्थान विधानसभा उपचुनाव 2021 बड़ी खबर। राजसमंद विधानसभा उपचुनाव के नतीजे, भाजपा की दीप्ति माहेश्वरी जीती हैं। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, जैसा कि अभी कुछ देर पहले एवन टीवी के चैनल हेड अनिल लोढ़ा जी ने हमें बताया कि ये निश्चित दिखाई दे रहा था कि राजसमंद से बीजेपी को जीत हासिल हो जाएगी, क्योंकि परिवारवाद का दांव यहां पर खेला गया है भाजपा की ओर से। न सिर्फ राजसमंद में बल्कि सहाड़ा और सुजानगढ़ में भी परिवारवाद का दांव ही रंग लेकर आया है। अनिल जी, कुछ ही देर पहले, ये नतीजे आने से पहले ही आपने बता दिया था कि इन तीनों सीटों पर परिवारवाद का दांव जो है रंग लेकर आएगा, और वही नतीजों में भी दिखाई दे रहा है। मैं इसमें कोई बुराई नहीं मानता। एक पिता जो करके गया, जी, अगर फल उसके बेटे को मिल रहा है, गलती नहीं है। जी। एक पति जो करके गया जनता के बीच रहकर, अगर पत्नी को उसका फल मिल रहा है, गलती नहीं है। जी। एक माँ जो करके गई है जनता के बीच 20 साल से, सांसद रही, विधायक रही, मंत्री रही, कैबिनेट मंत्री रही, अगर बेटी को उसका लाभ मिलता है, गलती नहीं है। जी। सवाल ये है कि अब ये अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद क्या वो पॉलिटिकली बिहेव करते हैं? जी। क्या कैलाश त्रिवेदी की पत्नी उस तरह राजनीतिक नेतृत्व दे पाती है सहाड़ा को? क्या दीप्ति माहेश्वरी उस तरह राजनीतिक नेतृत्व दे पाती है जैसा उनकी मां ने दिया? जी। और क्या मनोज मेघवाल वैसा राजनीतिक नेतृत्व दे सकते हैं जैसा उनके पिता भंवरलाल मेघवाल ने दिया? ये देखने वाली बात होगी। ये बिल्कुल देखने वाली बात होगी, और ये कहीं ना कहीं चैलेंज भी रहेगा, क्योंकि उनके समर्थक और उनके चाहने वाले इतने ज्यादा थे, जिनका प्यार तो इन उपचुनावों में मिला ही है इन प्रत्याशियों को। साथ ही साथ ये चैलेंज भी है इन लोगों के लिए, जिम्मेदारी के साथ साथ एक चैलेंज भी है इनके सामने कि जनता की आशाओं पर किस तरीके से ये खरा उतरेंगे। ढाई साल बाद फिर चुनाव होने, जी। ये सहानुभूति की लहर इस बार काम आ गई, अगली बार इनका काम आएगा। ये काम करेंगी जनता के लिए, सेवा करेंगी जनता की, दुख दर्द में साथ खड़े होंगे, जनता इनका साथ देगी, इन्हें भी वैसा ही बना देगी जैसे इनके पति, पिता और माता थे। और अगर नहीं करेंगे तो जनता इनको घर भेज देगी। इसलिए इनके सामने बहुत बड़ी चुनौती है। ये विजय की घड़ी में इनको शपथ लेनी चाहिए कि जिस रास्ते इनके माता, इनके पिता और इनके पति थे, चले जिंदगी भर उसी रास्ते चल के जनता की सेवा करेंगे। जी अनिल जी, साथ ही साथ यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की अगर बात की जाए तो उनकी गवर्नेंस का भी ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि जनता ने भी पूरा साथ निभाया है, क्योंकि 3 उपचुनावों में से 2 पर कांग्रेस ने अपनी गद्दी हासिल कर ली है, गद्दी उन्हें मिल गई है, कांग्रेस का कब्जा हो गया है 2 सीटों पर। तो कहीं ना कहीं जो गवर्नेंस पिछले साल भर से इस पेंडेमिक में अशोक गहलोत जी की दिखाई दी है, उसका भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बेनिफिट मिला ही होगा कांग्रेस को। निश्चित तौर पे इसमें कोई दुराई नहीं। अगर किरण माहेश्वरी की बेटी खड़ी नहीं होती, जिसमें लोगों ने किरण माहेश्वरी की छवि देखी, और सहानुभूति लहर नहीं होती, तो अगर कोई दूसरा कैंडिडेट होता बीजेपी का, तो वहां भी कांग्रेस जीतती। जी। क्योंकि सरकार का कामकाज, खासतौर पर कोरोना मैनेजमेंट इतना बढ़िया है, और ये चिरंजीवी योजना जो आई है, इससे बहुत जबरदस्त फायदा मिलने वाला है कांग्रेस को। लेकिन चूंकि किरण माहेश्वरी ने खुद ने इतना काम किया था, हालांकि वहां भी जीत इतनी बड़ी नहीं है
जितनी बड़ी किरण महेश्वरी की बेटी की होनी चाहिए बेटी होने के नाते। जी जी। लेकिन वो जीत इसलिए कम है, छोटी है, क्योंकि कांग्रेस ने बहुत अच्छा काम करके दिखाया है, सरकार ने, गहलोत जी ने बहुत अच्छा काम करके दिखाया है, इसलिए वो वैसी थंपिंग मेजोरिटी वाली जीत नहीं हुई है, अंतर कम हुआ है जीत का। लेकिन क्योंकि किरण महेश्वरी की बेटी थी, इसलिए वहां के जन जन ने एक सहानुभूति लहर और किरण महेश्वरी को श्रद्धांजलि दी है। तीनों सीटों पर जो दिवंगत विधायक थे उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है वोट देकर वहां की जनता ने। जी अनिल जी, आने वाले कुछ ही समय बाद फिर से जो चुनाव होने हैं, जो समय बाकी रह गया है, तो क्या ये कहा जाए कि ये समय इन तीनों ही प्रत्याशियों के लिए एक अग्नि परीक्षा के बराबर है, अपने आप को प्रूव करने का समय है? भाई देखिए, बाकी विधानसभा के सदस्यों को तो पूरे 5 साल मिलेंगे जी, इनको 2.5 साल ही मिलेंगे प्रूव करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए 2.5 साल में ये कैसा पॉलिटिकल बिहेवियर करते हैं उस पर निर्भर करके इनका आगे का भविष्य, कि ये राजनीति में आगे टिकेंगे या वापस नेपथ्य में चले जाएंगे। जी अनिल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो A1 टीवी के चैनल हेड हमारे साथ जुड़े हुए थे लाइव इस चर्चा पर, जिन्होंने विस्तार से अपना विश्लेषण और समीकरण सभी के सामने रखा। अगली खबर का रुख करेंगे।